दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनकी महत्ता को समझते होंगे। मैंने भी खुद अपना 2.5 से 3 साल के जो ये प्रिपरेशन का मेरा समय है या समय था, उसके उस दौरान पाया कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अवश्य हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में और इसमें मैंने ये पाया कि जो जैसे घटना चक्र की किताब है, वो काफ़ी इसमें अच्छा रोल निभाती है। तो क्योंकि अब घटना चक्र की किताब थोड़ा-सा महँगी हो जाती तो शायद उसको हर कोई परचेज़ नहीं कर पाता होगा। तो उसी के संदर्भ में मैंने एक आज से सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जीएस के 20-20 जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लाने का मैं प्रयास करूँगा। आज इस चैनल पे ये पहली वीडियो है, तो इसको देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे उसके साथ थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको नोट कराने का प्रयास करूँगा, तो आप उनको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, ये टॉप 20 प्रश्न होंगे और अगर आपको एंड में क्वेश्चन सही लगते हैं, प्रयास सही लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन नीला जल योजना या जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है से संबंधित कौन सा व्यक्ति रहा है? विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों, द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव। उम्मीद करता हूँ आपने कई बार इसको प्रश्न को देखा होगा, लेकिन जब 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है और क्लियर करते हुए चीज़ों को चलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द अल्मीडा। इसका पूरा नाम है दोस्तों क्या? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, ये 1505 में यहाँ पे वायसराय बन के आया था और इसी ने ये जो नीला जल योजना है इसको शुरुआत किया था। और इसका ये कहना था कि जो इसके व्यापारिक हित थे उसके परिप्रेक्ष्य में ही इसने जो है हिंद महासागर में अपना जो है व्यापार के क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से इसने यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रतिपादन किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप फटाफट से आंसर कर देंगे मुझे उम्मीद है। तो जो भी लोग इसमें जा रहे हैं विकल्प सी के साथ, उनका आंसर सही हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन कई बार आ जाता है हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, फटाफट से, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे जो ये प्रश्न हैं ये प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पूछा है दोस्तों आपसे, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन, डॉन अल्मेडा। आपको दोस्तों सिंपल से ध्यान रखना है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो लोग जो है उसको देखने के लिए वहाँ पे जमा हो गए थे, ठीक है, कि ये कहाँ से आ गए भाई हमारे यहाँ पे। तो जमा हो गए, जमा से आप ध्यान रखिए जमोरिन, सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जमोरिन, ठीक है। आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है या किसी को क्वेश्चन पता नहीं है तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है दोस्तों आपसे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, विकल्प आपके सामने है, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, डायज, जॉर्ज ऑक्सडन। तो जो भी लोग दोस्तों इसमें जाएंगे विकल्प बी के साथ, वो जाएंगे बिल्कुल सही, उनका आंसर हो जाएगा सही। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो अल्बुकर्क है ये 1509 में यहाँ पे वायसराय बन के आता है, ठीक है। वैसे तो उससे पहले भी यहाँ पे रहता है, लेकिन जो वायसराय बनाया जाता है 1509 में। और इसका इम्पोर्टेंट जो काम रहता है 1510 में जो बीजापुर का आदिल शाही सुल्तान था उससे गोवा को जीत लेता है। इसके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1509 से लेकर 1515 तक यहाँ पे ये रहता है वायसराय के पद पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और अटेम्प्ट भी किया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
पूछ रहा है दोस्तों आपसे, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? बताइए दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं। अंजी द्वीप में, कन्नानार, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, कन्नानौर ये है, यहाँ पे कन्नानौर ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें मात्रा लग जाएगी। और सी में है कोचीन, डी में है गोवा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी आंसर कर दिया होगा और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोचीन में, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने भारत में जो अपना प्रथम दुर्ग जिसको कहेंगे, तो ये इसको यूरोपियों द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला दुर्ग भी माना जाता है। ये कोचीन में था और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1503 में ये स्थापित है और अल्बुकर्क के द्वारा ये स्थापित किया गया था। उस समय दोस्तों अल्बुकर्क वायसराय नहीं था, आपको ध्यान रखना है कि वायसराय का पद उसको दिया गया था 1509 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। पहली वीडियो है, इसी पे डिपेंड करेगा आपका क्या रिस्पांस रहता है। फिर मैं और धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट में ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और ज़रूरत पड़ेगी किसी टॉपिक को समझाने की तो वो भी प्रयास करूँगा, ठीक है। आपको अपना समर्थन देते रहना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? विकल्प है दोस्तों आपके सामने, द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर वास्को डी गामा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो इसका जो भी लोग ए कर रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में हुआ वो द अल्मेडा है। आपको ध्यान रखना है 1505 में ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा पहला वायसराय बनकर भारत आया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगाइएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? बंगाल में आपने नोट करना है कि यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि बंगाल में जो पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई वो कहाँ पे की गई, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो भी लोग विकल्प सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही उनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल की यहाँ पे जो बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पे की थी? हुगली में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं चिनसुरा की, तो चिनसुरा जो है दोस्तों यहाँ पे डचों ने, यहाँ पे किसने? डचों ने एक क्या बनाया था? डचों ने यहाँ पे बनाया था क्या? अपना एक दुर्ग। वहीं अगर हम बात करते हैं श्री रामपुर की, तो श्री रामपुर में कौन आ जाता है? डेनिस। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेनिस, जो डेनिस था तो डेनिस से संबंधित था श्री रामपुर, और चिनसुरा हो गया डचों से, और हुगली हो गया आपका पुर्तगालियों से। तो इनको उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है दोस्तों ये, भारत के साथ व्यापार के लिए निम्न में से सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? विकल्प आपके सामने दोस्तों, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या फिर डेनिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, यानी कि डच। अगर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत के साथ व्यापार के लिए जो सर्वप्रथम यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से, अगर निम्न में से नहीं रहेगा दोस्तों तो तब आपको करना है अंग्रेज। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो कंपनी लोगों ने आरंभ की थी वो हो जाएंगे अंग्रेज, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज विकल्प में नहीं है, तो उस केस में आपको याद रखना है दोस्तों डच, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में पूछा जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा विवादास्पद भी प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट करिए इसको। ए में पूछ रहा है चार्ल्स आयर, बी विलियम नॉरिस, सी जॉन सरमैन, डी जॉब चार्नोक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सभी ने ही सही इसका किया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जॉब चार्नोक, ठीक है। कलकत्ता का संस्थापक जो है जॉब चार्नोक को माना जाता है। हालांकि 2003 में किसी केस में सुनवाई करते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, हालांकि ये क्वेश्चन था, तो वहाँ पे शायद एक प्रश्न जो है कोर्ट में गया और वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये माना कि जॉब चार्नोक जो है वो कलकत्ता का संस्थापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कलकत्ता इनसे पूर्व भी अस्तित्व में था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2003 में वो केस था। बाकी अगर कहीं पे ये पूछा जाता है तो आप इसको जॉब चार्नोक को लेकर चलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ गया है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको
सही इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए लीवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ओस्टेंड कंपनी या डी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। उम्मीद करता हूँ सबने इसका सही आंसर किया होगा। तो दोस्तों जो भी लोग इसका बी विकल्प कर रहे हैं वो दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों लीवेंट कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले 1593 में लीवेंट कंपनी को भारत में स्थल मार्ग से जो है पहला अधिकार पत्र या स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बाद में हुआ था। ठीक है, हालांकि बाद में जाकर इसमें दोनों का आपस में विलय हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जो पहला अधिकार पत्र यहाँ पे आएगा तो लीवेंट कंपनी का आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 1593 आता है तब भी आप लीवेंट कंपनी करेंगे, लेकिन अगर 1599 का आएगा तब वहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहले आपने किया होगा इस प्रश्न को। विकल्प अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? विकल्प बी यानी कि जहांगीर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नोट करना है तो सर्वप्रथम जो 1611 है, 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, तो इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर पूछा जाएगा कि जहांगीर के टाइम पे तो याद रहता है, लेकिन कब किया गया तो वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कब? 1611 में मसूलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 12 में भारत में 1613। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? 1613 भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी ये कहाँ स्थापित की थी? विकल्प हैं दोस्तों गोवा, मसूलीपट्टनम, सूरत या फिर कलकत्ता। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो इससे जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने अभी क्लियर कर दिया कि वो 1611 है जब इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों ये 1613, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। 1613 में इन्होंने किया था कहाँ पे? सूरत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि 1608 में आप सब जानते हैं कि 1608 में जो हॉकिंस है वो जहांगीर के दरबार में गया था और वो सूरत में उनको एक कारखाना स्थापित करना था जिसकी उसको जो है अनुमति नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है कि 1611 में एक आता था कैप्टन मिडलटन। ठीक है, तो वो पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी जो है वहाँ पे जो बम्बई में उस टाइम पे या गवर्नर रहता है मुगल गवर्नर, उससे अनुमति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी बीच 1611 से लेकर और 13 के बीच में स्वाली का युद्ध होता है जो कि सूरत के पास है स्वाली, जिसमें जो अंग्रेजी कैप्टन होता है कौन? थॉमस बेस्ट, वो सूरत का बंदरगाह जो है उनसे छीन लेता है। किनसे? पुर्तगालियों से। तो उसी के बाद जो है उनको सूरत में अपनी जो पहली फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तो थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको पढ़िएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो स्वाली का युद्ध होता है 1611 और 13 के बीच में ये घटना घटती है, जिसमें जो अंग्रेज अधिकारी है थॉमस बेस्ट, ये उनसे बंदरगाह छीन लेता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। थॉमस बेस्ट ऐसे आ जाएगा फैक्ट के तौर पे, तो इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 पे हम पहुंच गए हैं। अब पूछ रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसका आप लगाइएगा और बताइएगा आपने इसका आंसर सही किया था कि नहीं किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो भी लोग सी के साथ जा रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रारंभिक दौर में पहले जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में बनाई थी और उसके बाद उन्होंने उसको बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया था। तो नोट करने वाली चीज़ है, इसको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में, ठीक है, 15 पे आ गए हम अभी। और पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, पहली वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये एडिटिंग का चक्कर है इसमें, ठीक है। खैर बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डचों से लिया था, डेनिशों से लिया था, फ्रांसीसियों से, या फिर पुर्तगालियों से? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी ने सही किया होगा और इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि पुर्तगालियों से, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि 1661 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश के चार्ल्स होते हैं, ब्रिटिश का जो राजा था उस टाइम पे चार्ल्स द्वितीय, उसकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी से जिसका नाम है कैथरीन, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो पुर्तगाली है जिनके ये अंडर में उस टाइम पे था बॉम्बे, ये उपहार स्वरूप दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है, जो ब्रिटेन के उस टाइम पे सम्राट हैं। और जो चार्ल्स द्वितीय है ये क्या करता है 1688 के आसपास या 67 के आसपास उसको दे देते हैं, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि भैया आप ये काम करो, 10 पाउंड वार्षिक किराया आप हमें दीजिए और इसको आप अपने पास रखिए, मैं यहाँ से क्या करूँगा इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने बम्बई को लिया था किससे? पुर्तगालियों से लिया था, और पुर्तगालियों ने उपहार स्वरूप दिया था किसको? चार्ल्स द्वितीय को। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से सुनते हुए और आगे बढ़िएगा, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं कि भाई जो मैं अभी आपको बताया मैंने कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को उन्होंने उपहार स्वरूप दिया था शादी के समय में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। पूछ रहा है दोस्तों अंगियर, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट, सर जॉन चाइल्ड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 1688 की बात है, जब जो ये सर जॉन चाइल्ड है ये बम्बई का उस टाइम पे गवर्नर रहता है, और ये क्या करता है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है या जो बम्बई का कुछ क्षेत्र है वहाँ पे क्या करता है, जो मुग़ल के उस टाइम पे बंदरगाह थे उन पे घेरा डाल देता है, और जो मक्का जाने वाले यात्री रहते हैं उनको बंदी बनाने का भी ये प्रयास करता है, और इसी के फलस्वरूप फिर जो औरंगजेब है उसको यहाँ से निष्कासित करता है, और अंत में फिर उसको फिर औरंगजेब से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अपना उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा रिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों, ठीक है। पहली वीडियो है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसमें समझने में या थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आए, उम्मीद करूँगा धीरे धीरे इसमें मैं चेंज करूँगा। और अपने आपके पास अगर कोई इसका एक्सपीरियंस है तो अपने जो सुझाव हैं वो भी अवश्य दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कौन सा तात्कालिक कारक था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण माना जाता है? यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप चलेंगे। और यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकरण, इसका तात्कालिक कारण माना जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा इसको देख भी लीजिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इसके यहाँ पे जो तात्कालिक कारण में आता है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण किया गया था। इसमें अगर हम थोड़ा सा देखेंगे फैक्ट, तो जो कैप्टन था जिसने इसको अधिकरण किया था जहाज़ों का, वो उसका नाम था कैप्टन बर्नेट, और इसने जो फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, और यही उस टाइम पे कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक नाम तो कर्नाटक है, लेकिन जो युद्ध है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 में पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देखना है। और यहाँ पे ये मुझसे करना, ये भी दब गया यहाँ पे, तो ये 1746 है, ठीक है, 1746 से 48, ठीक है। दूसरा है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 56 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन बी। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है ये कब होता है दोस्तों? 1749 टू कब तक? 54 तक, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और पहला 46 से 48 है, ठीक है।
और इसकी शुरुआत जो होती है ना कर्नाटक प्रथम युद्ध की, ये 1740 में होती है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से शुरुआत हो जाती है इसके 1740 से। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध है 56 से 63। इसको आप सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किसको? कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है, ठीक है, इसको आप सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, ये 1761 का है। आप जानते हैं मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये हुआ था, जिसमें अब्दाली विजय हो गया था। अगर हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने हैं, तो जो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है, मैंने बताया आपको 49 से 54 है। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था उसकी जो अंत हुआ था वो हुआ था कौन सा? एक्सला चैपल यानी कि शापेल की संधि से। वहीं अगर हम बात करते हैं द्वितीय युद्ध की, तो ये निर्णायक युद्ध था। तृतीय युद्ध जो है दोस्तों, ये पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप नोट करते हुए, और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है तो 2-4 बार इसका रिवीजन करेंगे तो शायद ये आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और आज का 19वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। दोस्तों ये आपको हो सकता है कि जो पीसीएस लेवल के पेपर होते हैं, पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए, और पता नहीं कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा डुप्ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी डुप्ले ने, और यही वो व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय जो राज दरबार थे वहाँ पे भारतीयों के व्यय पर अंग्रेजी सेना को भर्ती करने की जो शुरुआत इसने करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे कि डुप्लेस का आंसर है, और साथ ही इसी ने ही पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर ही नियुक्त भी करवाया था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वह पहला यूरोपियन कौन था जिसने भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को भर्ती करवाया? तो वो कौन हो जाएगा? डुप्ले, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। और वीडियो को आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल, और इसके बाद अगर हो सकता है आपसे तो शेयर करिएगा, क्योंकि जितनी रीच आप इसकी बढ़ाएंगे, मैं उतना धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ, और इसमें और बेहतर जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अवश्य ही इस सीरीज़ से अवश्य लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आज के प्रश्न को एंड करते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना स्थापित किया था, ये क्या था दोस्तों? सूरत में। कब, कहाँ किया था? उन्होंने किया था सूरत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। इसका थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। तो सूरत में क्या होता है कि अगर हम इसकी कंपनी की बात करते हैं, तो जो लुई 14वां है उसका मंत्री था कौन? कोलबर्ट एक मंत्री था उसका। उसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है, 1664 में। अब याद रखना है किसने, सबसे इसमें 3-4 पॉइंट है। एक तो है लुई 14वें के समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद किसने करी? तो उसका नाम आता है कोलबर्ट। कब करी? 1664 में। 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो 1667 जब आता है तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जाता है। कहाँ पे? भारत में एक रवाना किया जाता है एक अभियान। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट और हो गए। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। कब? 1667 में रवाना किया जाता है। कहाँ पे? कहाँ के लिए? भारत के लिए। और जिसने 1668 में, कब? 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो एक ही क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट बनते हैं, इनको आप नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। और आज की वीडियो को हम अंत करेंगे यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य ही इसका फ़ायदा मिला होगा और मिलेगा भी, ठीक है, और अपनी आप चीज़ों को रिवीजन कर पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपने कमेंट अवश्य करिएगा और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आगे की वीडियो फिर मैं कोशिश तो करूँगा ही, खैर, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन ये थे और क्या क्या सुधार मुझे इसमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी शुरुआत ही है। तो कुछ आपको अगर जानकारी है इस क्षेत्र में तो आप अपने सुझाव भी अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।